नमस्कार। मैं मेरी नज़रों से वीडियो चैनल से सोम रतड़ी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय राजनीति के पुरोधा, बहुत अनुभवी व्यक्ति, बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ, बहुत सीनियर राजनीतिज्ञ शरद पवार जी के बारे में आपके सामने कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा, कुछ विश्लेषण करूंगा उनकी राजनीति का। शरद पवार जी आज जो है 81 वर्ष के हो गए हैं और आज भी वे उतने ही सक्रिय हैं राजनीति में जितना शुरुआती दौर में रहे होंगे। 1967 से वे संसदीय राजनीति में आए। पहली बार विधानसभा का चुनाव 1967 में लड़े और तब से लगभग वे विधानसभा या संसद कहीं न कहीं वो रहे हैं और अधिकांश समय वे सत्ता में रहे। बहुत कम समय ऐसा रहा होगा कि वे सत्ता से बाहर रहे होंगे। अकेले महाराष्ट्र में वे 4 बार मुख्यमंत्री बने और उनका जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ वो कांग्रेस से हुआ, लेकिन आज उनकी अपनी पार्टी है। कुछ साल पहले उन्होंने बनाई थी संगमा जी और तारिक अनवर जी के साथ मिलकर के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तो वो उसके अध्यक्ष हैं। तो जो व्यक्ति इतने समय तक सत्ता के नज़दीक रहा हो, राजनीति के अलावा सत्ता के नज़दीक रहा हो, वो कोई आप आम व्यक्ति मत समझिएगा। इसलिए बहुत से राजनीतिक विश्लेषक उनको जो हैं चाणक्य कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाणक्य से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर चाणक्य उत्तरी ध्रुव है तो शरद पवार दक्षिण ध्रुव है। चाणक्य की जो नीतियां हैं वह आज भी वही मायने रखती हैं जो पहले रखती थी। वो बिल्कुल खरी खरी और समय के साथ तपी हुई ये नीतियां हैं, जबकि शरद पवार जी की राजनीति तिकड़मों के आधार पर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि शरद पवार और ये दोनों एक ही चीज़ है। जितना तिकड़म वो कर सकते हैं वो चाणक्य से कोई संबंध नहीं है उसका। सच बताएं तो जब चाणक्य एक ग्रुप है, लेफ्ट और लिबरल जो गैंग है, ये चाणक्य को कम करने के लिए उनकी तुलना कभी लालू से करते हैं, कभी शरद पवार से करते हैं, कभी मुलायम से करते हैं, कभी ममता से करते हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हिंदुओं के नाम के जो लोग हैं, प्रतीक हैं हिंदुओं के, उनको डाउन किया जाए, उनको अपमानित किया जाए। तो मेरा कहना यह है कि शरद पवार जी बहुत से तिकड़मी हो सकते हैं, सत्ता के लिए जोड़ तोड़ में बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन वो चाणक्य नहीं है, क्योंकि चाणक्य नीतियाँ की तरह इनकी कोई नीति नहीं, इनकी नीति है ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि 1967 में इन्होंने अपना करियर, संसदीय करियर महाराष्ट्र विधानसभा से शुरू किया और अभी तक चल ही रहा उनका, कभी संसद में, कभी विधानसभा में, लेकिन सत्ता में ये अक्सर रहे, सत्ता के नज़दीक रहे। इसके लिए जितने भी समझौते करने होते हैं उन्होंने किए। सबसे पहले तो उन्होंने 1967 में अपने राजनीतिक गुरु वाई चौहान जी, यशवंतराव बलवंतराव चौहान जी की सरकार को गिरा करके और विपक्ष से मिलकर के सत्ता बनाई और पहली बार मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही बीच में कांग्रेस एस करके उसके अध्यक्ष बने, इस सरकार को तोड़ करके आए कांग्रेस एस के अध्यक्ष बन करके। लेकिन जब महाराष्ट्र में नंबर आता है सरकार बनाने का, तो वो उसमें कांग्रेस की मदद लेकर के फिर सरकार बनाते हैं। ये कई बार हो चुका है। सबसे जो इनका बड़ा राजनीतिक कदम था वो था कांग्रेस, जब मिलने के बाद फिर कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस से को तोड़ करके अपनी अलग पार्टी जो उन्होंने बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। वो मुद्दा था सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का, और उसके बाद की मतलब जो पार्टी बनी उसी आधार पर बनी, कुछ दिन तक चली। लेकिन जब सत्ता की बात आई तो वह फिर सोनिया जी के शरण में चले गए। नरसिंह राव की सरकार में भी वो रहे, मंत्री रहे, और मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे 2004 से 2014 तक ये केंद्र में मंत्री रहे।
और इस बीच इनकी सरकारें महाराष्ट्र में भी चलती रही, जो खाली टाइम पर। तो कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा मुद्दा कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी, एक नई पार्टी बना दी कि हमें सोनिया का विदेशी मूल है, इसलिए हमें इनका नेतृत्व पसंद नहीं है, लेकिन उन्हीं सोनिया जी के साथ उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। तो मतलब ये है कि सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तिकड़म कर सकते हैं। अब शरद पवार जी का संगठन कैसे बना? एक्चुअली क्या है कि महाराष्ट्र में शुगर लॉबी, बहुत बड़ी शुगर लॉबी है, जो इनके कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो अथाह पैसा जो है वहाँ के राजनीतिकों को इससे मिलता है। जो भी जिसकी भी पकड़ इस पर मौजूद हुई, वही व्यक्ति मौजूद होता है। तो शरद पवार जी का इसमें काफ़ी तगड़ा है। सारे राजनीतिज्ञ महाराष्ट्र के इस कोऑपरेटिव से संपन्न है, धनी है, पूरा खर्चा इनका इससे चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र के किसान ही करते हैं। यानी स्पष्ट है किसानों के नाम पर ये सब चल रहा है, वसूली, मतलब उनको लूटना, उनको लाभ नहीं देना, सारा लाभ अपने आप लेना। ऐसे ही इनके बारे में बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड से इनके संबंध है, दाऊद और उनके गैंग से इनके संबंध है। अब कोई स्पष्ट सबूत तो कोई ऐसा है नहीं, अदरवाइज तो ऐसा होता तो जेल में होते। लेकिन आम लोग इस बात को जानते हैं, बच्चा इस बात को जानता है कि एनसीपी के नेताओं का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। और बीच में शायद कभी इन्होंने वो भी किया है, बताते हैं कि दाऊद ने भारत में आने के लिए मध्यस्थता शरद पवार से कराई। यहाँ अभी भी जो इन पर इनकी पार्टी के खिलाफ को जो केस लग रहे हैं, जैसे नवाब मलिक के है, तो वो भी वही केसेस हैं, उसी तरह के केसेस हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से संबंध वाले केसेस हैं। तो ये तो उनका रहा, सत्ता का खेल रहा। अब मैं जिक्र करता हूँ 2019 में जो महाविकास अघाड़ी बना, उसे केंद्र में शरद पवार ही थे। शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे की आकांक्षाओं को हवा दी, क्योंकि 2019 का चुनाव शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ी, स्पष्ट बहुमत था, एज ए कोalition जो है इनको स्पष्ट बहुमत था। लेकिन उद्धव ठाकरे के दिमाग में मुख्यमंत्री का पद घूम रहा था और उन्होंने उसके लिए जोड़ तोड़ करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने बीजेपी से कहा, बीजेपी ने तो साफ मना कर दिया। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, करीबन 1-2 महीने तक ड्रामा चलता रहा और सब शरद पवार जी की उंगलियों पे, उनके इशारों पे नाचते रहे। अंत में उन्होंने वहाँ पे सरकार बना दी। अब आप ये देखिए कि अगर आप ये सोचते होंगे कि 2019 की जो सरकार है, जो महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है, वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, उसके पीछे इनकी बहुत बड़ी रणनीति है। क्या है मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र में 4 मुख्य पार्टियाँ हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और 2 क्षेत्रीय दल हैं, शिवसेना और एनसीपी। अब क्या है कि कितना भी जोर शिवसेना मारे, एनसीपी लगाए, लेकिन वो अपने बल पर कभी महाराष्ट्र में भी सत्ता में नहीं आई। इनका जो भी शरद पवार जी का जो भी प्रभाव है पश्चिम मराठवाड़ा तक है, पुणे के आसपास या जितना भी है इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और उनके सामने सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई है तो वो है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना भी मराठी मानुस की बात करती है और ये तो मराठा सरदार है ही है, ये तो अपने को चैंपियन मानते हैं मराठों का। तो इनका एक उद्देश्य ये है कि शिवसेना को सरकार चलाने दें, लेकिन इस बीच शिवसेना ये सरकार इतनी बदनाम हो जाए कि जनता के सामने जब चुनाव आएंगे तो शिवसेना कहीं की नहीं रहेगी। शिवसेना ने अपने मूल मुद्दे सब छोड़ दिए, जो बाला साहब के टाइम के जो मुद्दे थे और जो बड़ी फख्र से वो अपने को हिंदुत्ववादी कहते,
वो सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, चौपट कर दिया इन्होंने। और तो ये इनका ये है, उद्देश्य ये है कि जो निश्चित रूप से जब चुनाव होंगे तो हिंदुत्व वाले जो शिवसेना के वोटर हैं वो तो जाएंगे बीजेपी के पास, और जो मराठी मानुस वाले जो वोटर हैं वो जाएंगे एनसीपी के पास। वैसे ही जब महाराष्ट्र में दो जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रही है, और कांग्रेस का कमज़ोर होना शिवसेना एनसीपी के लिए या शरद पवार जी के लिए फ़ायदेमंद है। शिवसेना कांग्रेस कमज़ोर होगी तो जो उसका अल्पसंख्यक वोट है वो पूरे प्रदेश में इनके साथ जुड़ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से सेंधमारी कर रहे हैं। अब आज भले ही सारे मंत्री जो भी विवाद में हैं, जेलों में हैं, वो सब एनसीपी के हैं, लेकिन सरकार किसकी है? उद्धव ठाकरे की है। जो विवाद हो रहे हैं, जो अपने मुद्दे से ये भटक रहे हैं शिवसेना, उसका खामियाजा तो शिवसेना को भुगतना पड़ेगा, और इसका सीधा फ़ायदा एनसीपी को होगा। तो एनसीपी, शरद पवार जी 2024 में 83 साल के हो जाएंगे, और आगे जो अगले कुछ दिनों बाद जो चुनाव महाराष्ट्र के होंगे तो 84 के हो जाएंगे। तो तब तक शायद इतना वे राजनीति में सक्रिय न रहें, या उनकी महत्वाकांक्षा किसी पद पाने की न हो, ऐसी सक्रिय राजनीति की, लेकिन वे अपने परिवार के लिए स्थिति को मजबूत करके जाना चाहते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है ऑलरेडी इनकी बारामती सीट से जो है लोकसभा की सांसद हैं। उनके भतीजे अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति में काफ़ी समय से उप मुख्यमंत्री पद पे ही चल रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि हो सकता है कि वो इस स्थिति को भी बदल दें और महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को इस मजबूती से खड़ी करें, शिवसेना के वोटों से और कांग्रेस के वोटों से, कि उनको बहुमत या उसके आश्वास मिले और वे महाराष्ट्र की सत्ता अपनी बेटी को सौंप दें। तो ये असली राजनीति शरद पवार जी की यही है कि शिवसेना को ख़त्म कर दिया जाए, कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। कांग्रेस के पास सचमुच आज कोई वोट नहीं है। अगर अल्पसंख्यकों के वोट को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से कोई वोट बैंक नहीं रह गया। तो ये चाहते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक वोट हैं कांग्रेस के, वो भी मुझे मिल जाए तो मेरा वर्चस्व पूरे महाराष्ट्र में हो जाए। अभी तक तो उनका एक लिमिटेड एरिया है। तो शरद पवार जी इस राजनीति को लेकर चल रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, लोगों में एक संशय छोड़ते क्यों मिल रहे हैं, कभी वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी नितिन गडकरी जी को अपने बगल में बिठाते हैं। तो वो रात दिन उधर उनमें लगे रहते हैं क्योंकि अभी तक सक्रिय हैं। अब आगे देखते रहेगा, 2 साल बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हश्र यही होना है, महाराष्ट्र में शिवसेना नेस्ताभूत हो जाएगी, कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी और वहाँ केवल दो ही पार्टियाँ बनेंगी, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और राज्य स्तर पर एनसीपी, और यही आगे की प्लेयर्स यही होंगे। हाँ, ऊपर से अब थोड़ा राज ठाकरे भी सक्रिय हो गए, तो इनकी जो भी उम्मीदें हैं शिवसेना की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप इसे विश्लेषण करते रहिएगा, देखिएगा, मेरी बातों मनन करिएगा, और कुछ आपका कोई प्रश्न हो, कोई ऐसा हो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।